हेलो हाय सलाम। मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स 2 का, क्लास 10th का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड लगातार देखिए और इस पेपर को हम जो है सॉल्व करेंगे। और इस पेपर को सॉल्व करने से हमको थोड़ा सा हमारी कैपेबिलिटीज़ का पता चलेगा और हमारी वीकनेस का पता चलेगा, है ना। हमको क्या आता है क्या नहीं आता है ये हमको पता चलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड लगातार देखिए। तो एक सैम्पल पेपर है हमारी स्कूल का जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड है। पहला क्वेश्चन, एज यू ऑल नो, है ना, इन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड बी सी। देख सकते हैं आप। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। ये हमारी प्रॉब्लम सेट से ही लिया गया है ना। जैसे ही स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन देखा होगा वो फौरन समझ जाएंगे कि इसमें बीपीटी थ्योरम लगाना होगा, यानी ए एक्स अपॉन एक्स बी ए वाई अपॉन वाई सी, है ना। ये ऑप्शन ढूंढेंगे जब, लेकिन उनको मिलेगा ही नहीं, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो है ना देखा होगा ए एक्स अपॉन वाई सी, इधर तो है ना ए एक्स अपॉन एक्स बी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मिल गया ऑप्शन बी में, लेकिन ए वाई अपॉन वाई सी नहीं है, यहाँ ए सी है, तो ऑप्शन बी भी नहीं है यहाँ पर, है ना। ए बी अपॉन ए सी, ए एक्स अपॉन ए वाई, ये तो एकदम ही अलग है। और ए बी अपॉन वाई सी और ए सी अपॉन एक्स बी, ये भी अलग है। तो क्या करेंगे आप, छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपके सामने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूँ अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम, ए एक्स अपॉन एक्स बी एंड ए वाई अपॉन वाई सी, इसको पहले हम करते हैं इन्वर्टेंडो, यानी नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, इन्वर्स कर लेते एक तरह से इसको, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, ये ए एक्स बी एक्स ऊपर आ जाएगा और ए एक्स नीचे आ जाएगा, और ये वाई सी या सी वाई ऊपर आ जाएगा और ए वाई नीचे आ जाएगा, है ना। इन्वर्स कर लिया, इन्वर्टेंडो कर लिया हमने। अब यहाँ पर हम कंपोनेंडो करेंगे। आपने मैथ्स 1 में चैप्टर 4 में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, है ना। वही ऑपरेशन हम यहाँ कर रहे हैं, यानी नीचे वाला जो नंबर होता है ऊपर उसमें ऐड होता है, समझ रहे हैं। फिर ए वाई में वाई सी ऐड होगा और नीचे ए वाई आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ पर एक्स बी प्लस ए एक्स क्या हो जाएगा, आपका पूरा ए बी हो जाएगा अपॉन ए एक्स। फिर ए वाई प्लस वाई सी आपका पूरा ए सी हो जाएगा अपॉन ए वाई, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग इन्वर्टेंडो कर लेते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, यानी ए बी अपॉन ए सी और ए एक्स अपॉन ए वाई। तो ये आपका ऑप्शन आ गया है। पहली बार एमसीक्यू में हॉट्स क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यानी आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, ए बी अपॉन ए सी ए एक्स अपॉन ए वाई। आप देख सकते हैं, है ना। सबसे पहले हमने क्या लगाया यहाँ पर, इन्वर्टेंडो, देन फिर कंपोनेंडो, फिर हमने इसका इन्वर्स कर लिया, ठीक है। आई होप आपको जो है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पहले हमने बीपीटी थ्योरम लगाया, देन फिर हमने इसको इन्वर्स किया, देन फिर हमने कंपोनेंडो का यूज़ किया, ठीक। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट्स पाइथागोरन ट्रिपलेट। कौन सा डेट है जो हमको बताता है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट डेट है ना। तो जिसमें नंबर रिपीट होता है तो वो तो होगा ही नहीं, है क्या नहीं। तो हम जो है, ये नंबर रिपीट हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसमें नंबर देखो बहुत छोटे हैं, ऑप्शन सी में 3 5 17, 17 का स्कोर होता है 289 और 3 का स्कोर होता है 9 और 5 का होता है 25। 9 और 25, 289 होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, है ना। और 4 9 15, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 16 और 81 ऐड होके 225, यानी 15 का स्क्वायर बनता ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यानी हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, 20 12 16। यानी इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका स्क्वायर
है ना। आपको तो पता ही होगा, जो बड़ा नंबर होता है, यहाँ बड़ा नंबर क्या है 20 है, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 होगा। और बाकी तो छोटे नंबर जो है वो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर का एडिशन अगर हम चेक करते हैं तो 144 प्लस 16 का स्क्वायर क्या होता है, देखो मैं भी भूल गया, 256 है ना, 256 होता है। दोनों का ऐड करेंगे तो 400 ही होता है, यानी कहीं ना कहीं ये हमारा दोनों का इक्वल आता है, तो ये हमारा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, थर्ड वन। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप इस वक्त जो क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ सेक ए का वैल्यू दिया है। तो आपको ये एक चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं, है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया। मान लीजिए इसका नाम है ए, ये है बी, ये है सी। क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू दी है ना a प्लस बी इक्वल टू 90, यानी इन दोनों का एंगल्स का सम 90 होगा, है ना। तो अगर हम सेक ए का डेफिनेशन इस ट्राइंगल में अकॉर्डिंग टू द एंगल सेक का डेफिनेशन हम लगाते हैं, तो हाइपोटेनस यानी ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड यानी ए सी होगा। इसी तरह से कोसेक का जो डेफिनेशन है एंगल बी के अकॉर्डिंग, तो हाइपोटेनस यानी ए बी अपॉन अपोजिट साइड यानी ए सी होगा, यानी दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो जो आपको वैल्यू सेक ए दिया गया है वही सेक बी भी सेम ही हो रहा है, आप देख सकते हैं डेफिनेशन। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर आप देखेंगे द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h होता है फॉर्मूला, है ना। और कितना दिया है वो 440 दिया है। तो 440 दिया है तो आपको क्या बोला है, फाइंड इट्स हाइट यानी h मालूम करना है। आपको रेडियस जो है ना 5 दिया है, तो आप क्या करेंगे 440 के डिवाइड में आप है ना 2 इंटू पाई, वैसे ही रहने दो, r आपका 5 है, h आपको फाइंड करना है। तो 440 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 है ना, और पाई भी रहेगा यहाँ पर, है कि नहीं, इस तरह से 2 इंटू पाई इंटू 5 और h यहाँ रहेगा। तो 2 2 4, 2 2 4, 5 1 5, 5 4 20, 5 4 20। तो 44 डिवाइड बाय पाई आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन ए 44 डिवाइड बाय पाई सेंटीमीटर। ये आपका हेड हो गया। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए, है ना। 2 का ए नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर हमारा बी होगा। यह क्वेश्चन पेपर हमने हमारा बंद हो गया है, 1 मिनट, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखिए, चार क्वेश्चन इसमें है, सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हमको सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स कितना है 324 है, यानी आपको AC यानी जो हाइपोटेनस है वो फाइंड करना है। तो सबको पता होना चाहिए 324 किसका स्क्वायर है, आप सबको पता है 18 का स्क्वायर है। तो आपका जो AC का वैल्यू आ जाएगा वो 18 आ जाएगा, लेकिन आप उसको लिखेंगे कैसे, है ना। पूरा आपको लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लिखेंगे। और फिर आप बताएंगे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये आपको 324 दिया है। क्या किया 324, जैसे AC पे से स्क्वायर हटेगा ये रूट में जाएगा 324, आपका 18 बन के जो बाहर आ जाएगा। तो AC का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, आ जाएगा 18। इतना आपको करना है, ये 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। सेकेंड वन, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। आपको लॉन्गेस्ट कॉर्ड का जो
यानी जिसको हम डायमीटर कहते हैं, वो आपको दिया है कितना, जो कि रेडियस का डबल होता है, वो 8 सेंटीमीटर दिया है। तो 8 इज इक्वल टू 2r। तो आपको क्या बोला, फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस फाइंड करने बोला है। तो आप रेडियस यार दो 8 के अपॉन में 2 ले लो, 2 4 8, यानी r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी आपका जो रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर डन हो गया। थर्ड वन, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन हैविंग इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 बोला है, यानी इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट जो होंगे इन दोनों इक्वेशन के, वो कुछ ऐसे होंगे, x, y के फॉर्म में होंगे। तो x का वैल्यू आपका 2 है, y का वैल्यू आपका -3 है। तो यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे इन दोनों लाइन के। थर्ड वन, फोर्थ वन, द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर। यहां पर आपको एक कोन का है ना, बेस का रेडियस, कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, और सर्कल का जो रेडियस r है 7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर जो है इसका आपको 24 दिया। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। अगर आप देखेंगे इस तरह से राइट सर्कुलर कोन, तो ये आपको ये वाला पोर्शन दिया है, ये स्लैंट हाइट आपको मालूम करनी है, और ये आपको 24 दिया है ना। तो ये 24 और ये आपका है कितना है, ये आपका 7। तो यहाँ हम एक राइट एंगल ट्राइंगल हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो है हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हम पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से लगा सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर, एच ए क्या आपके 24, तो 24 का स्क्वायर ये हो गया 49 और ये हो गया 576। टोटल करेंगे तो 625 होगा, और आप सबको पता है 625 किसका स्क्वायर है, 25 का है। देयरफॉर एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 का ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ए में एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, है ना। आप जो है फिगर देख पा रहे होंगे, क्या बोला है फिगर में, इन ट्राइंगल एक एलेमन एंड एल्केन, एलेमन एल्केन दोनों 90 डिग्री है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री का आपको बताया हुआ है। यहाँ पर एम के परपेंडिकुलर है, एम के जो है परपेंडिकुलर है एल एन पर। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव आर इज द मिड पॉइंट ऑफ द एम के। एम के का मिड पॉइंट है, वो हमको प्रूव करने के लिए एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो आप यह देख सकते हो ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम लगाया हुआ है। अब ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम आपने प्रैक्टिस सेट 2.1 में सॉल्व किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। तो जो परपेंडिकुलर साइड होता है उसका स्क्वायर, यानी यहाँ अगर आप ऊपर वाला ट्राइंगल देखेंगे, जैसे यहाँ पे बोला गया है ये एल एम एन, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है यहाँ पर एल एम एन, इसके अंदर ये जो परपेंडिकुलर साइड है यानी एम आर, ये जो एम आर है आपका, ये एम आर का स्क्वायर। तो एम आर का स्क्वायर देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर। और फिर हम जिस साइड पे परपेंडिकुलर होता है उसका प्रोडक्ट, यानी एल आर इंटू आर एन लिखते हैं, एल आर इंटू आर एन लिखते हैं। तो आर एन तो लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे एल आर, है ना। पहले लिखेंगे देन फिर आप बॉक्स बनाएंगे। ये आपका स्टेटमेंट 1 हो गया। फिर एल के एन नीचे वाले ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे, नीचे वाले ट्राइंगल के अंदर भी जो है ना, आप इसमें देखेंगे परपेंडिकुलर साइड क्या है, के आर है, किस पर है, एल आर इंटू आर एन पर। तो यहाँ पे भी वही लिखना है, ज्योमेट्रिक मीन वाला जो थ्योरम है आप देख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन लगाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर एल आर इंटू आर एन आएगा जो ऊपर आया था, और इक्वेशन नंबर 2 दिया है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का जो है ना राइट हैंड साइड देखो इक्वल है, यानी इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना एम आर स्क्वायर के आर स्क्वायर, वो एम रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, के आर स्क्वायर लिखेंगे। दोनों पे स्क्वायर उठ जाएगा तो एम आर इंटू के आर हो जाएगा। यानी इससे प्रूव होता है कि एम आर इंटू के आर ये दो इक्वल पार्ट्स है, यानी आर इज द मिड पॉइंट ऑफ एम के। और यहाँ पर हमारा जो पहला एक्टिविटी क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ज्योमेट्रिक मीन 2 बार लगाया हुआ है, यहाँ पर 4 बॉक्स फिल करने होते हैं हमको, और इस तरह से हमको क्या मालूम करना होता है, 2 मार्क्स हमको मिल जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ चला गया, 1 मिनट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2A का सेकंड, अगर आप देखेंगे यहाँ पर in the figure O is the center of a circle and
O is the center of the circle and B is the point of contact AB is equal to 12। AB जो है आपका टेंजेंट है वो 12 है, AC जो है आपको दिया है वो 8 है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द AD। पूरा जो सीकेंट है ACD इसका आपको सीकेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम देखो यहाँ लगा हुआ भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे उसने हिंट दे रखा है, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम है। ये स्टेप में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आप क्या करेंगे, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम लगाते हैं कैसे, पहले तो टेंजेंट का स्क्वायर करते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, फिर जो AC इंटू AD होता है यानी बाहर का हिस्सा और पूरा सीकेंट यानी AD। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में AD लिखा, तो यहाँ पर भी AD आएगा जो कि हमने लिख दिया है यहाँ पर AD है ना। तो AD हमने लिख दिया है यहाँ पर। तो AC का वैल्यू कितना है आपको दिया, 8 दिया गया, आप देख सकते हो। तो 8 यहाँ लिख देंगे। तो आप क्या करेंगे, साइड में रफ वर्क करेंगे, 12 इंटू 12 के अपॉन में 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको AD की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 के टेबल, 4 2 8, 4 3 12, 2 1 2, 2 6 12, तो 6 3 18। तो AD का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और ईजी आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी आपको बोला है, ये भी एक्टिविटी टाइप है, क्वेश्चन नंबर 2 का है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 1.5 एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो वैल्यूज को देखकर ही आप उसका फॉर्मूला समझ सकते हैं कि 1/3 यहाँ लिखा हुआ है, ये पाई का वैल्यू होता है और 1.5 जो है रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा h। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे 1 मार्क्स। देन फिर वैल्यू पुटअप करेंगे, हाइट आपका है 5 तो यहाँ 5 लिख देंगे। 1.5 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखना, तो 1.5 आ जाएगा इधर पे। पूरा जब इसको सॉल्व करें तो 11.79 आपका आंसर आता है ना। कैलकुलेट करेंगे तो 11.79 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ए यानी एक्टिविटी टाइप यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2B। सो क्वेश्चन नंबर 2B का फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में इन द फिगर MNP, देखो थोड़ा सा ब्लरी इमेज है, सॉरी फॉर द बैड क्वालिटी ऑफ द पेपर। MNP है ना, यहाँ पर Q होगा। ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है। इसमें NQ परपेंडिकुलर है सेगमेंट MP पर, साइड MP पर, और MQ का वैल्यू आपको 9 है, QP का वैल्यू जो आपको 4 दिया है। फाइंड NQ। तो जब भी आपको इस तरह का जो क्वेश्चंस पेपर में नजर आएगा आप ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल MNP। जो क्वेश्चन का जो गिवन पार्ट है वो पूरा लिखना है आपको। एंगल N आपका 90 डिग्री है एंड सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP, देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन ऐसा लिखेंगे आप। तो ज्योमेट्रिक मीन में होता क्या पता है, इसमें जो परपेंडिकुलर साइड होता है ना, यानी NQ जो है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जिस साइड पे वो परपेंडिकुलर होता है उसका प्रोडक्ट, यानी MQ इंटू QP। अब वैल्यू रख दो आप, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 9 MQ और आपका QP है 4। यहाँ से स्क्वायर हटाइए और इसको रूट में ले जाइए, तो 9 इंटू 4 रूट इसमें चले जाएगा, तो ये 3 बन के 2 बन के 12 जाएगा, तो ये 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो NQ का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं हम लोग है ना, आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं स्लो करके। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 एंड 4.2 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है समझ लीजिए इस तरह से है ना, एक 2 सर्कल है, एक 5.5 है, एक जो है 4.2 है। दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे, तो देखो इसलिए मैंने एक्सटर्नली बनाया है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अगर प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो अच्छे से बनाएंगे। 2 सर्कल जो है हमको अच्छे से बनाने हैं, एक 5.5 सेंटीमीटर का है ना, और एक हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। अगर इस तरह से हम बनाते हैं, देखो ये समझ लो R1 होगा, ये बड़े सर्कल का रेडियस होगा, इसको मैं समझ लीजिए A देता हूँ, और ये जो है B होगा सेंटर, इसका रेडियस R2 होगा। समझ लीजिए एक दूसरे को पॉइंट T पर जो है ना ये
टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो हमको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस। अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है तो, इंटरनली करेगा तो रेडियस को माइनस करेंगे, सबको पता है ये, है ना, आपको सबको पता होगा ये। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इन जनरली लिखेंगे, वो तो मैंने फिगर जो है आपको समझाने के लिए बताया। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस, तो R1 इंटू R2, तो 5.5 और प्लस 4.2 कितना हो जाएगा, ये 9.7 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। सिंपल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट P एंड Q। देखो P और Q जो है दो पॉइंट्स हैं जो लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट है ना। P यहाँ पर है, इसका है 0,6 और पॉइंट Q इधर है जिसका कोऑर्डिनेट है 12,20। मान लीजिए इसका कोई पॉइंट D है जो मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो याद रखिए मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x, y के फॉर्मेट में होंगे। तो x के जो कोऑर्डिनेट मालूम होंगे वो उसके आगे और पीछे वाला, यानी पीछे वाला पॉइंट P और आगे वाला पॉइंट Q, दोनों के x के कोऑर्डिनेट को आपको ऐड करना होगा। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। अभी अगर आप रखेंगे तो 0 प्लस 12 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 6 प्लस 20 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 26 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12, यानी 6 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 3 जा 6, तो 6,13 आपके डी यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। प्रूफ बोला है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपका प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। अगर आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, कौन सी वाली, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होती है, ये वाला इसका यूज करना है अपने को यहाँ पर, है ना। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बस आप क्या करना, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने देना, इसकी यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिख देना, है ना। रीजन आप यही बताएंगे, सिंस वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, ऐसे आप बता देंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे सेक लिख दिया आपने। अब दोनों पे स्क्वायर है तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों का ऐसा होल स्क्वायर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। कॉस का डेफिनेशन होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा का डेफिनेशन होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, यानी एक दूसरे का वो कन्वर्स है, इनवर्स है दोनों एक दूसरे के, इसके लिए उनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे, हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी एंड हो गया है ना। 2 का बी एंड नहीं हुआ, एक क्वेश्चन और बाकी, फिफ्थ क्वेश्चन, है ना। अब आप यहाँ देखेंगे आपके सामने फिगर बना है और एक एंगल का पेयर ऑफ एंगल दिया है, तो बोलता है प्रूव दैट ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी आपको फाइंड करना है। यहाँ जो साइड्स प्रोपोर्शन में आपको दिया है, इसको देख के ही पता चलता है कि हमको करना क्या है। सॉरी, हमको करना क्या है, हमको जो है दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तभी उसके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे लिखना तो पहले बताएंगे इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, याद रखिए दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, उन दोनों के एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ते हैं। तो एक तो हमको दे दिया इसने क्वेश्चन में, देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ये आपको दे दिया है, इसको कॉपी करके आपको बस नीचे लिखना है। तो हम लिखेंगे, आप ये लिखेंगे एंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, यहाँ लिखेंगे गिवन, क्या ये गिवन है।
सेकेंड वाला लिखेंगे आप एंगल पी ए क्यू और एंगल बी ए सी। ये आप बताएंगे कॉमन एंगल। देखो एंगल ए कॉमन है ना, दोनों ट्राइंगल में आता है, बस टू पेयर ऑफ एंगल हो गए। थर्ड पॉइंट आपका ट्राइंगल का नाम आएगा ए पी क्यू। कॉन्ग्रुएंट नहीं बताना है हमको, सिमिलर बताना है, तो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी से, है ना। तो यहाँ पर टेस्ट क्या आएगा, हमने क्योंकि हमने दो एंगल लिखे हैं यहाँ पर, इसलिए ए टेस्ट आएगा, यानी एंगल एंगल टेस्ट, है ना, एंगल एंगल टेस्ट। इस तरह से आप लिख देंगे। फोर्थ पॉइंट में आपको साइड्स प्रोपोर्शन में रखने, तो आप बताएंगे एपी अपॉन जो है ना, क्या बताएंगे आप, उसके साइड्स प्रोपोर्शन में रख देंगे सारे, एपी अपॉन ए बी, एपी अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन बी सी एंड ए क्यू अपॉन ए सी। ठीक है, इस तरह से आपको जो है उसको सॉल्व करना होगा। अगर हम यहां पर साइड्स प्रोपोर्शन में रखने की बजाय, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं, तो हम यहां पर एक लाइन ये बता सकते हैं पॉइंट 5 में, वो ये कि सेगमेंट पी क्यू जो है वो पैरेलल है किससे, सेगमेंट बी सी से। तो जब पैरेलल है तो उसके हम बीपीटी थ्योरम, देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम हम बता सकते हैं कि एपी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसी से हमारा देखो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी से हमारा जो है ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3A में क्या हो रहा है, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन होता है। दो क्वेश्चन आते हैं, एक करना होता है, 3 मार्क्स का। अब यहां देख सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला लिखा है, कंप्लीट करना है mx2 प्लस nx1। तो आप nx1 लिखेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, तो देखेंगे x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, और m और n ये आपका ये है ना। तो n तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, आपका x1 जो होगा वो 7 होगा, वो भी -7, तो हम यहाँ लिखेंगे -7। ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, बस इसको क्या करना है 4 2 + 6, अरे -56/9, और ये डिवाइड भी नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये भी कंप्लीट करना है my2 प्लस ny1, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट अगर मालूम करना है तो my2 प्लस ny1 फॉर्मूला अपॉन m प्लस n, तो m प्लस n लिखेंगे यहाँ पर। y2 कितना है आपका -5, तो 7 5 35 करा हुआ, ये 2 4 8 है, तो 29 है ना, 9 1 9 9 3 27। सिर्फ आपको 6 बॉक्सेस फिल करने थे, यहाँ पर आपकी एक्टिविटी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है, देखो आप सबका फेवरेट। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, तो आप BC स्क्वायर लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो AB का वैल्यू आपका 9 है, BC का वैल्यू आपका 12 है, तो यहाँ 12 लिख दो। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। बताइए दोनों का सम कितना हो जाएगा, 81 प्लस 144, टू है ना, 225 यानी 15 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर है ना। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। तो सब एकदम इजी एक्टिविटी है, आप सबको लग रहा होगा पेपर बहुत इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3B। क्या बोला यहां पर, प्रूफ इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अरे आपका फेवरेट थ्योरम बीपीटी थ्योरम आपका फेवरेट। चले मैं ट्राइंगल बना देता हूं, क्योंकि हमको बीपीटी थ्योरम प्रूव करना है। और वैसे तो मैंने काफी वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं ये, है ना। समझ लीजिए एक लाइन है इस तरह से, ये लाइन L है ना, ट्राइंगल ABC है, इसके ये लाइन जो है ना थर्ड साइड यानी BC के पैरेलल है, और दो
साइड ए बी और बी सी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट समझ लीजिए, डी और ई पर ये इंटरसेक्ट करता है। देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम रेशियो, तो यानी ए डी अपॉन डी डी बी और ए ई अपॉन ई सी, इनका प्रोपोर्शन इक्वल बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो होगा वो गिवन होगा। जब भी हम थियरम लिखते हैं तो पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखते हैं, इन ट्राइंगल, सब कुछ कहानी लिखेंगे पूरा, इन ट्राइंगल ए बी सी रे या लाइन एल, है ना, है ना, लाइन ऐसा लिखेंगे, लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बी सी, ऐसे लिखेंगे। एंड लाइन एल इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑन टू distinct point point D and E respectively, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर ये गिवन पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट आप करेगा टू प्रूव, आपको प्रूव करना क्या है, आपको ये प्रूव करना है कि जो लाइन L है इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में कन्वर्ट करे, यानी ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये आपको प्रूफ करना है ना। थर्ड पॉइंट में आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट करना क्या है, देखिए कंस्ट्रक्ट ये होगा कि आप है ना बी को ई से ज्वाइन करेंगे, आप ज्वाइन बी ई, क्या लिखेंगे आप, ज्वाइन बी ई, एंड बाद में डीसी को भी ज्वाइन करना है ना, डीसी को भी ज्वाइन करना रहेगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी बीई को ज्वाइन कर रहा हूं। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर प्रूफ। यहाँ से क्या शुरू होता है, प्रूफ शुरू होता है। तो प्रूफ क्या होगा हमारा, यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, जो हमने नया कंस्ट्रक्ट किया बी डी ई वो। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी डी ई। तो इनके एरिया जो है ना हम प्रोपोर्शन में रखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। जब भी कभी हम एरिया प्रोपोर्शन में रखते हैं तो हम क्या करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों के फॉर्मूले में आएंगे, है ना। फिर हम बेस इंटू हाइट लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा परपेंडिकुलर साइड आपको तो नजर नहीं आ रहा है ना। लेकिन अगर हम आपके लिए पॉइंट ई से अगर ऐसे बनाएंगे, हम ऐसे परपेंडिकुलर साइड अगर हम समझ लो ई एम अगर ऐसा बना देते हैं, तो ऊपर वाले ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड या हाइट जो ई एम ही रहेगा, और नीचे वाला जो ट्राइंगल है बी डी ई उसका भी हाइट ई एम ही रहेगा, है ना। यानी ये दोनों ट्राइंगल के हाइट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दोनों के ट्राइंगल के हाइट क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी इनके बेस प्रोपोर्शन बनेंगे। तो इनका बेस हो जाएगा ए डी ऑन बी डी। तो जब भी कभी दो ट्राइंगल जिनके हाइट इक्वल है, तो ऐसे ट्राइंगल के एरिया जब हम प्रोपोर्शन में रखेंगे तो उनके बेस के इक्वल में हम लिखेंगे इसको। तो ए डी अपॉन डी बी। रीजन लिखेंगे ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स। ठीक है, ये आपका समझ लो एक तरह से पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आपका क्या होगा, इसमें ट्राइंगल चेंज होगा। नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई एंड नीचे वाला ट्राइंगल बदल जाएगा, इधर वाला जो मैंने पहले बोला ना कि हमको डी और सी को भी ज्वाइन करना है, तो डी सी को भी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अब ट्राइंगल अब बदल जाएगा सी डी ई, है ना। सी डी ई में बात करेंगे हम लोग, किसमें, सी डी ई। इसके भी सेम हमको एरिया प्रोपोर्शन में रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ऊपर वाला ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। इसमें भी जो है अगर आप देखेंगे, अगर मैं पॉइंट डी को एक इस तरह से यहाँ से एक एल्टीट्यूड या एक परपेंडिकुलर बनाओ, डीएम समझ लो इस तरह से, तो ऊपर वाले ट्राइंगल का भी डीएम ही हाइट होगा और नीचे वाला जो ट्राइंगल है सी डी उसका भी हाइट डीएम ही होगा। यानी दोनों ट्राइंगल के जो हाइट है वो इक्वल है, दोनों ट्राइंगल की हाइट जो है इक्वल है। तो अब इनका जो बेस क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, और इस नीचे वाले का बेस क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। तो ए ई अपॉन ई सी। यहाँ पर भी वही रीजन हम लिखेंगे, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट। इस तरह से कॉमा कॉमा नहीं डालना, ये कॉपी कर लेना आप यहाँ पर, है ना। अगर आप देखेंगे गौर से, लाइन एल पैरेलल है बीसी के, है ना। लाइन एल जो है वो पैरेलल बीसी के, हमने उसमें लिख के बताया गिवन में, समझे। तो यहां पर जो होगा
दोनों ट्राइंगल अगर आप देख रहे हैं, ट्राइंगल BDE और CDE, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। दे आर लाइज इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो जब भी कभी दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं तो उनका हाइट इक्वल होता है ना, उनका हाइट इक्वल होता है। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करेंगे, देखेंगे ये जो DE आपको नजर आ रहा है, जो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये DE जो है ये इक्वल बेस भी है दोनों का, यानी दोनों ट्राइंगल के हाइट भी इक्वल और बेस भी इक्वल। दोनों ट्राइंगल के हाइट भी इक्वल और बेस भी इक्वल, यानी दोनों ट्राइंगल के एरियाज भी इक्वल होंगे। क्या होंगे? दोनों ट्राइंगल के एरियाज भी इक्वल होंगे। और ये सारी जो कहानी मैंने अभी आपको कही है वो आपको यहाँ लिखना है ना। ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE lies in between two parallel lines. Therefore their heights are equal and ओवर हियर यहां पर जो है इनका बेस भी इक्वल है, बेस आर ऑल्सो इक्वल, है ना। यानी उन दोनों के जो एरियाज होंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, उनके एरियाज भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 जो स्टेटमेंट है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। इन दोनों को स्टेटमेंट को इक्वल रखते हुए इनके पास जो राइट हैंड साइड था AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, बस ये हमारा प्रूफ करना था, जो कि हमने लिख करा गए। ये लाइन जो है ना आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे ना, आपका थ्योरम प्रूफ ही नहीं होगा, है ना। ये लाइन आपको लिखना बहुत जरूरी है। सर आप सोच रहे हैं सर ये दो स्टेटमेंट बड़े अच्छे लग रहे थे, इजीली हमने लिखा ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, है ना, उनके बेस प्रोपोर्शन में रखती है एरिया के साथ। तो ये लाइन लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से थ्योरम आपको प्रूफ करना है। तो ये PPT थ्योरम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर, एक स्फीयर है, उसका जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर का, यहां से आता रेडियस क्या है 9 सेंटीमीटर है। इट वॉज मेल्टेड टू मेक अ वायर, एक वायर बनाना है ना, वायर बनाना है समझ लो एक तरह से, ये वायर बनाना है। तो मैं थोड़ा सा वायर को जूम कर रहा हूं मैं। टू मेक अ वायर ऑफ अ डायमीटर 4 mm, इसका जो डायमीटर होगा यानी इसकी जो गोलाई होगी वो कितना होगा 4 mm का होगा। 4 mm मतलब 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर बहुत छोटा होता है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो कितना लंबा बनेगा ये मालूम करना है हमको, समझ रहे हो। तो डायमीटर है तो हमको रेडियस मालूम करना है, तो कितना आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू R, क्या आ जाएगा 2, R कितना आएगा 2 × 2 2 द 4, तो R इज इक्वल टू 2 mm आ जाएगा। लेकिन ये mm में है ना, हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, समझ रहे हो। ये मार्च 2023 में आ चुका है, मार्च 23 में ये क्वेश्चन जो है ये आ चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कितना लंबा वायर बनेगा, तो दोनों के वॉल्यूम जो है ना हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल बताएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल शेप होता है ना वायर, तो वॉल्यूम ऑफ वायर, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, और इसका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वायर यानी सिलेंडर का यानी पाई R²H। अब दोनों का मैं पाई कैंसिल कर देता हूं मैं, क्योंकि हमको लेंथ मालूम करना है यानी हाइट मालूम करनी एक तरह से। 4/3 इंटू इसका R क्या है रेडियस का यानी 9 क्यूब है, और ये इसका रेडियस क्या है जो हमको फाइंड करना है वो है 2/10, तो 2/10 का स्क्वायर इंटू H वैसे ही रहेगा।
तो बस आप क्या करेंगे, h को बाजू में रखो, यानी 4 इंटू 9 है ना, अपॉन में ये 3 इज इक्वल टू ये 2/10 इंटू 2/10 है ना, इक्वल टू h। अब जो फाइंड करना है ना उसको साइड में रहने दो, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ मैं, क्योंकि हमको तो ये जितनी भी डिवाइड वाली चीज़ सब ऊपर जाएंगी मल्टीप्लाई में। तो 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 10 चले गया ऊपर। अब नीचे कौन बचा है, 3 इंटू 2 है ना, ये बचा है। तो 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 3 9। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 9 2 3 6, 6 9 54, 54 9। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो ये कुछ आता है आपका, हमने सॉल्व करके रखा है इसको। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है, कितना मिलता है, हमको मिलता है 24300 सेंटीमीटर, इतनी हाइट का मिलता है। अगर इसको हमको मीटर में मालूम करना है तो हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो हाइट होगा 24300, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। तो 2 0 2 कैंसिल, तो 243 मीटर आपका, इतने मीटर का वायर बनेगा। 9 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो आपका स्पीयर है उसको अगर मेल्ट करेंगे तो इतना लंबा वायर हमारा बनेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला बना है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, आपने है ना पढ़ा है ना उसको। चलिए मैं उसकी फिगर तो भी बना देता हूं मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, ऐसे बना देते हैं। देखिए, अगर मैं इसका यहाँ नाम देता हूँ MRPN, MRPN, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम यही बताएंगे कि क्वाड्रिलेटरल MRPN इज अ साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब सम ऑफ देयर अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो जो हमको गिवन है ना वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया है। ये माइनस है बेटा, ये माइनस नहीं, ये प्लस आएगा इधर पे, टेक्स्ट बुक में प्लस है। तो आप क्या करेंगे, इनके जो अपोजिट एंगल्स है, एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल टू, आप बताएंगे कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, सप्लीमेंट्री नहीं 180। तो एंगल आर क्या है, 5x-13 प्लस ये हो जाएगा 4x+4 इक्वल टू 180, है ना। ये जरा आपको याद रखना पड़ेगा। 4 है, प्लस में 4 है, आपको टेक्स्ट बुक इसमें क्या कहते हैं, या थोड़ा सा मिस्टेकनली जो है ना वो इक्वल डाल के दे दिया यहाँ पर, वो इक्वल नहीं है, प्लस है बेटा इधर पे। हाँ, तो प्लस कर लेना इसको। ये पेपर मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल में मैंने दे दिया हूँ। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ ऑलरेडी दे रखी है। तो कितना आएगा, 5x और 4x कितना हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। 13 में से 4 जो है ना माइनस जाएगा, तो -9 हो जाएगा ये 180। 9x यहाँ रहेगा, 180 के प्लस में 9 को भेजेंगे तो ये हो जाएगा 189। और ये 9x, x इज इक्वल टू 189 डिवाइड बाई 9, 9 1 9, 9 2 18 एंड 9 1 9। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो आपका एंगल r जो होगा 5x - 13 है ना, तो 5 इंटू 21 - 13, तो 5 1 5, 5 2 10, यानी 105 - 13 कितना आएगा, ये आएगा 92। एंगल आर कितना जाएगा, 92 डिग्री हो जाएगा आपका, है ना। इसी तरह से अब एंगल एन जो है ना आपका, वो आपका है 4x+4। तो 4 इंटू 21+4, तो कितना आएगा, 4 2 8, 4 1 4 प्लस 4 यानी 88 हो जाएगा, 88 डिग्री। तो इस तरह से दोनों एंगल के जो मेजरमेंट है आपके आ जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हमारे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हॉट्स क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आपको एक बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके वर्टेक्स आपको दिए हैं A, B और C। आप देख सकते हैं A, B, C और दिए हैं।
बोलता है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, वो एक्स वाई के फॉर्म में दिया है ना। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे फॉर, मतलब कंसिडर करेंगे इसको। ये ट्राइंगल है ए बी सी, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात ये है, इसके सारे साइड्स है ना इक्वल होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स का ना डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा के इसके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले मैं जो ये एक्स कोमा वाई है, बी जो है आपका 3,0 है, और ये आपका 6,0 है। आप जब स्टार्ट करेंगे ना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट इंटू x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूला आपको एक ही बार लिखना है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा लिखना है। देन फिर आप डायरेक्टली ए बी का डिस्टेंस है ना ऐसे फाइंड करेंगे। तो ए बी का आप कैसे लिखेंगे, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 जो आपका 0 है ना, देखो 0 माइनस y1 जो है आपका y है, होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अभी फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बीसी का पहले निकालते हैं, ए बी का हो गया, बीसी का निकालेंगे। तो बीसी का जो डिस्टेंस हमको इजीली आ सकता है, क्योंकि उसका वाई कोऑर्डिनेट है ना दोनों 0 है, तो हम डायरेक्टली ना सीधा यही लिखते हैं, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब, और रूट में तो यानी 3 हो जाएगा ये, तो यानी बीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीसी का डिस्टेंस 3 आ जाएगा। अब आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी ए बी बी सी ए सी सब इक्वल होते हैं, यानी सबका डिस्टेंस जो है 3 आने वाला है। तो हम इसको अभी सॉल्व कर सकते हैं इधर पे, है ना। लेकिन पहले करते हैं, देखिए, है ना। एसी का भी निकाल लेते हैं हम लोग। एसी क्या होगा, एसी का हो जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा वाई माइनस 0 माइनस वाई, 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। डेफिनेशन मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो हमने पुट कर लिया। अब इसको इक्वल में रख के चलेंगे हम लोग, क्योंकि ए बी बी सी ए सी सब इक्वल होते हैं, तो हम ए बी इक्वल टू ए सी हम इस तरह से लेके चलेंगे, और दोनों के जो स्टेटमेंट है वो भी लिखेंगे। तो रूट इंटू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर, और ए सी का क्या है आपका 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, है ना, प्लस होगा बीच में, ये प्लस आएगा ना, इधर पे प्लस आएगा, और 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से। स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो वाई स्क्वायर ही रहने वाला है, 0 माइनस वाई क्या होता है, वाई स्क्वायर ही होगा, इज इक्वल टू, ये भी बाहर आ जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये भी वाई स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से दोनों तरफ से। यहाँ पर हम जो है ना फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6x प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ए स्क्वायर यानी 36 माइनस 2ab यानी 12x प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 36 के माइनस में 9 को ले लेते हैं, माइनस 6 के प्लस में 12, 6x के प्लस में 12x को ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये 6x हो जाएगा। 36 में से 9 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आता है 27, कितना आता है ना 27 आता है ना। तो ये x इज इक्वल टू 27/6, इसको अगर 3 के टेबल से करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, तो 3 9 ज़ा 27, तो x का वैल्यू कितना आएगा 9/2 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 9/2 आ गया। अब ये 9/2 x का वैल्यू है, आप किसी भी इसमें रख सकते हैं, जैसे कि इसमें रख दो ए बी का वाले डिस्टेंस में। तो ए बी वाला क्या है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, उसका वैल्यू क्या 3 है, 3 का स्क्वायर है ना, बस रख देते हैं यहाँ पर। तो हमने समझ लीजिए अगर इसका 3 माइनस 9/2 का ऐसा होल स्क्वायर किया प्लस ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9, तो क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 9, तो 3 2 6 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देखिए कितना आ रहा है 6 माइनस 9 मीन्स माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा ये, है ना। अब अगले स्टेप में आप वाई स्क्वायर इधर है ना, तो 9 माइनस 9/4 इधर आ जाएगा, तो 9 4 ज़ा
साइड में सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 36 माइनस 9/4, तो कितना हो रहा है, 36 में से 9 गया तो 27 बचा, 27/4। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसे स्क्वायर हटेगा, ये रूट में जाएगा, 27/4, इसके फैक्टर निकालेंगे तो 3 9 जा 27 और ये 4, तो अंदर से 3 बाहर आ जाएगा और ये 3 रूट में रह जाएगा और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 3/2√3 आपका ये y का वैल्यू आ जाएगा इस तरह से। तो आपके a के जो कोऑर्डिनेट है, मतलब एक 9/2 3√3/2 इस तरह से आपका मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका हॉट्स क्वेश्चन में इसका शुमार है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 का थर्ड। अ मैन ऑब्जर्व्स अ बोट इन द सी फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द सी लेवल। चलिए, सी लेवल से 100 मीटर अबव, एक जो समझ लो लाइट हाउस, समझ लो एक समंदर में लाइट हाउस होता है ना, समझ लो इस तरह से लाइट हाउस पे यहाँ पर वो पोजीशन पे एक जो है ऑब्जर्वर खड़ा है, और वो क्या कर रहा है, सी लेवल फ्रॉम द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन वॉज फॉर्म टू बी 60 डिग्री। आफ्टर 2 मिनट द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 45, यानी दो एंगल बन रहे हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री 2 मिनट के गैप में, एज्यूमिंग द बेस ऑफ लाइट हाउस एंड द पोजीशन ऑफ बोट्स। तो वो है ना, लाइट हाउस के टॉप पर जो है ना, यहाँ पर समझ लो ये टॉप पर लाइट हाउस में एक ऑब्जर्वर है, एक बोट को देख रहा है, वो बोट है यहाँ पर, है ना, ये बोट यहाँ पर है, और यहाँ पर जब वो देख रहा है तो ये एंगल जो होता है, देखो जितना दूर होगा ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर बोट का हमको दिखा रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ जितना दूर होगा वो उतना ज़्यादा उसका मतलब उतना कम एंगल बनेगा। तो जब भी कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो ऊपर से हम लोग है ना एक ऐसे लाइन बनाते हैं ये समझ लो जो एंगल आपका वो 45 जो है बन रहा है, कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है ये। तो आप देख रहे हो अल्टरनेट एंगल बन रहा है इस तरह से, देखो जेड बन रहा है, तो ये एंगल जितना हो रहा है उतना ही जो है ना हमारा ये एंगल भी रहेगा, तो ये भी 45 रहेगा हमारा, है ना, समझ रहे हो। तो 2 मिनट बाद है ना जो बोट यहाँ आ जाती है, देखो यहाँ पर बोला द एंगल ऑफ डिप्रेशन वॉज फाउंड टू बी 60 डिग्री। आफ्टर 2 मिनट द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 45, यानी 45 डिग्री से 2 मिनट बाद जब एंगल चेंज हुआ, मतलब वो बोट आगे आ गई, है ना, वो बोट कहाँ आ गई, आगे आ गई, यहाँ पर समझ लो यहाँ पर आ गई वो। तो इन दोनों के बीच में ना 2 मिनट का गैप है ये पोजीशन पे, तो समझ लो ये पोजीशन पे आ गई है, तो इस पोजीशन पे आई है तो एंगल कितना बना, 60 बना है। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि जेड बन रहा है, देखो इस तरह से अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो ये एंगल 60 और ये 45 है ना। मान लीजिए जो ऑब्जर्वर है वो पॉइंट ए पर है, और ये लाइट हाउस का बेस है पॉइंट बी, और ये एक तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना, इस तरह से ऐसे। तो एक रफ फिगर है हम लोग जो बना रहे हैं, और यहाँ से ये जो पॉइंट सी है ये पॉइंट डी है, यानी ऑब्जर्वर ने जब सबसे पहले जब बोर्ड को देखा, है ना, बोर्ड को देखा, तो वो उसने यहाँ देखा होगा या फिर यहाँ देखा होगा, है ना, पहले उसने यहाँ देखा होगा, फिर बोट आगे चले गई, यानी पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ चले गई। तो जैसे जैसे दूर जाएगी बोट, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे दूर जाती जाएगी बोट तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होता जाएगा। जैसे जैसे लाइट हाउस के अगर करीब आएगी बोट या नियर में आएगी, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ज्यादा होगा, है ना। तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, देखो फिगर हमारी बन चुकी है, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, सपोज ए बी इज अ लाइट हाउस, है ना, लेट ए बी इज अ लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर इज एट पॉइंट ए।
पॉइंट ए पे ऑब्जर्वर है ना, उसने सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया है वो बोट को पॉइंट सी पे ऑब्जर्व किया है ना, जहां पर एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो 60 डिग्री बन रहा था, है ना। तो मैंने ऐसे लाइन बना दिया, मान लीजिए ये पॉइंट एक्स ए है, ये एक्स ए लाइन बनाया मैंने, तो एक्स ए सी, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ए सी बी एंगल भी जो 60 डिग्री का बनेगा, है ना। तो ये याद रखिए। फिर हमको बताना है ना, फर्स्ट पोजीशन ऑफ बोट ए, है ना, दो बोट है ना, यहाँ बोला ना, अज्यूमिंग द बेस ऑफ लाइट हाउस एंड द पोजीशन ऑफ द बोट्स इन द सेम लाइन, है ना, दो बोट है, पहले उसने ये बोट को देखा, बाद में उसने ये बोट को देखा, दोनों के बीच में जो है ना, मतलब 2 मिनट का गैप है। एंड क्वेश्चन अगर हम फिर से पढ़ते हैं, अ मैन ऑब्जर्व्स अ बोट, एक बोट को ऑब्जर्व करता है इन द सी फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द सी लेवल, 100 मीटर अबव द सी लेवल, यानी ये आपका जो लाइट हाउस है वो 100 मीटर का है। कितना है? 100 मीटर, मतलब ऊंचाई पर है उसका, उतना हाइट है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन वॉज फाउंड टू बी 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना है उसके लिए मैंने ये देखो एक्स ए लाइन बनाया, ये जो एक्स ए जो लाइन बनाया मैंने, एक्स ए लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाया मैंने, है ना। तो ये लाइन मैंने जो बनाया है, इससे हमको एंगल मिला है, कौन सा? एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का। आफ्टर 2 मिनट द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस, 2 मिनट बाद जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया, 60 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, यानी वो बोट यानी आगे चले गई। या फिर दूसरी बोट को देखा उसने, एज्यूमिंग द बेस ऑफ द लाइट हाउस, तो जो बेस है लाइट हाउस का यानी ऑफ पॉइंट बी, और जो दोनों बोट का है, यानी बोट्स बोला ना उसने, बोट्स बोला मतलब दो बोट है ना, तो वो सेम लाइन पर आती है, यानी एक ही लाइन में आ रही है। देखो पॉइंट बी सी और डी एक ही लाइन पर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बोट, और बोट का स्पीड हमको जो मालूम करना है, यानी पहले उसने पॉइंट सी पे बोट को देखा, 2 मिनट के बाद पॉइंट डी पे उसने बोट को देखा, यानी एक ही बोट की बारे में बात हो रही है ना। तो हम लिख रहे हैं, लेट ए बी इज अ लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर इज एट पॉइंट बी, एंड फर्स्ट पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन of boat, first position of boat is at point C. After 2 minutes it's on point D. Therefore angle of depression, therefore angle of depression जो है, डिप्रेशन एंगल वो क्या है? एक्स ए सी, एक्स ए सी जो है हमारा वो 60 डिग्री का है। लेकिन ऑल्टरनेट एंगल क्या बोलता है? एक्स ए सी इज इक्वल टू ए सी बी, दोनों 60 डिग्री के हैं, एक्स ए सी और ए सी बी, जेड बन रहा है ना। अगर मैं आपको इस तरह से रेड कलर से बताऊं तो देखो एक्स ए सी और ए सी बी, जेड बन रहा है ना, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है। क्या ये है ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, है ना। अब यहां पर अगर हम लोग 1060 का डेफिनेशन लगाते हैं, 1060, तो आपको पता होना चाहिए, वैसे 1045 पहले लगाओ या 1060 पहले लगाओ एक ही बात है, तो मैं 1060 पहले लगाता हूं। तो 1060 मुझे मिलेगा, उसका डेफिनेशन है अपोजिट अपॉन, यानी ए बी अपॉन एडजेसेंट यानी बी सी, ए बी अपॉन एडजेसेंट यानी बी सी। 1060 होता है, ये √3 होता है, कितना होता है? √3 होता है। और ए बी आपका 100 मीटर है, बी सी आपको फाइंड करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बी सी इधर कर देंगे, 100 के अपॉन में √3 को ले लेंगे। अब देखो डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर आ गया है आपका जो इरेशनल नंबर है, तो उसको रैशनलाइजिंग करेंगे, तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से ऊपर भी और नीचे भी, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो √3 3 बन जाएगा, तो 100 इंटू √3। अब आपको मालूम है √3 का वैल्यू क्या है? 1.73 है ना, इसमें दिया देखो 1.732। बस इसको क्या करो आप, 100 इंटू 1.732, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो डेसिमल आगे खसक जाएगा ये, तो 173.2 अपॉन 3, और इसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या मिलता है? ये मिलता है 57.7 मीटर मिलता है, बीसी इतना मिलता है, इतना मीटर हमको मिलता है।
अब हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेते हैं क्योंकि ठीक है। अब 1045, क्योंकि एक तरफ से ये अल्टरनेट एंगल हो गया, अभी 2 मिनट के बाद वाले पोजीशन यानी डीसी भी अपने को तो मालूम करना है ना, डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, जब भी तो स्पीड पता हो चलेगी ना। तो डीसी का डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमको ये अल्टरनेट एंगल का यूज करना पड़ेगा, एक्स ए डी जो 45 है, तो उसका अल्टरनेट एंगल क्या है, ए डी बी है। तो हम ये बताएंगे एंगल एक्स ए डी जो है वो 45 डिग्री है। देयरफॉर एक्स ए डी इक्वल रहेगा किससे, ए डी बी से। ये भी ऑल्टरनेट एंगल है जो कि ये भी 45 रहेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द फिगर। अगर आप देखते हैं, है ना, देख रहे हैं ए डी बी पूरा यहाँ तक लिया है। अब इसमें आप 10 का डेफिनेशन लाओ, 1045, 1040 पे क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी ए बी अपॉन डी बी। तो 1045 क्या होता है, 1 होता है, ए बी आपका 100 है, डी बी जो है आपका, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बी वन जा डी बी यानी 100 मीटर आ जाएगा, ये डी बी भी है कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, डी सी बी एक लाइन पर है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरा डी बी ऐसा बताएंगे कि पूरा जो डी बी है ना वो दो पार्ट से मिलकर बना है, डी सी और सी बी, है ना, वही बताएंगे हम लोग, यानी डी डैश सी डैश बी। तो हम बताएंगे कि डी बी जो है वो डी सी प्लस सी बी से मिलकर बना है। तो डी बी आपका है 100, डी सी आपको फाइंड करना है, सी बी आपका है 57.7 मीटर। तो आप 100 में से 57.7 मीटर जो है माइनस कर लो, तो आपका कितना आ जाएगा, क्या लगता है कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे, 100 में से माइनस हो गए ना ये, तो ये आ जाएगा 42.3 मीटर्स आ रहा है ये, कितना इतना मीटर्स आ रहा है, इसको अच्छे से लिखता हूँ, 42.3 मीटर्स, है ना। डीसी आ गया 42.3। अब हमको क्या मालूम करना है, स्पीड मालूम करना है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन और बनाता हूँ क्योंकि हमारा पेज भर चुका है ये, देखो साइड में लिख रहा हूँ मैं। आपने 9th क्लास में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा होगा। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 42.3 आया है, और इसको 2 मिनट से अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, 42.3 को डिवाइड कीजिए अगर आप 2 से, तो आपको मिलेगा 21.15 मीटर्स। तो इतनी स्पीड थी वो बोट की 2 मिनट के बाद, है ना, जब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो चेंज हुआ। पहली पोजीशन सी थी, 2 मिनट बाद पॉइंट डी पर जो है बोट पहुंच गई है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो 2 मिनट का डिस्टेंस में इतनी स्पीड उसकी थी, है ना। तो पहले आप ये लिखेंगे, फिर देन ये लिखेंगे आप, फिर आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो यहाँ एंड होता है। आई होप आपको ये जो समझ में आया होगा, ये हॉट्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी 2 ही क्वेश्चन बचे हमारे, और यहाँ पर हमारा जो पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखते हो, आपको 3 पॉइंट दिए हैं ए बी सी, और तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, और बताया गया ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है पॉइंट। तो जब पॉइंट कोलिनियर होते हैं यानी उनके स्लोप इक्वल होते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। दोनों का स्लोप एक साथ फाइंड करेंगे। मान लीजिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। ए बी सी का जो पॉइंट दिए ना हमको, उसको हमने कंसीडर कर लिया, 1,2 को हमने बता दिया ये x1 y1 है, और जो b है 1/3,3 ये हमारा x2 y2 है, और जो पॉइंट c है 0,k ये हमारा है x3, y3, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी पहले हम फाइंड करते हैं, क्योंकि कोलिनियर है तो सबके स्लोप सेम आने वाले हैं, है ना, आंसर सेम आने वाला है। तो हम पहले ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। तो ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 है ना, अपॉन x2 माइनस x1, ये आएगा। बी सी का स्लोप क्या आएगा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2,
इस तरह से। तो आपका y2 क्या है, आपका y2 है आपका 3, y3 क्या है आपका, y1 क्या है आपका 2 है, x2 क्या है आपका 1/3, x1 क्या है आपका 1 है ना। और ये क्या हो जाएगा, y3 क्या हो जाएगा आपका k, y2 जो आ जाएगा आपका 3, x2 जो आएगा आपका, x3 जो आएगा आपका 0 और x2 जो है आपका 1/3। तो 0 माइनस 1/3 मतलब 1/3 ही होता है वो, है ना। तो 3 माइनस 2 यानी 1 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 3 1 3, तो -2/3 इस तरह से, और ये k -3 -1/3 हो जाएगा ये। अब ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा यानी 3/2 हो जाएगा ये, और वो माइनस इधर लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा यानी माइनस इधर लग जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा k -3 के मल्टीप्लाई में, इस तरह से हो जाएगा ये, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो -3 2 3 ज़ा 6 है ना, 6k -6 3 ज़ा 18, इस तरह से ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाते हैं, -3/2 रहने देते इधर पे, -3k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस चेंज हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, +9 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, तो 2 3 ज़ा 6k और 2 9 ज़ा 18 प्लस में 18। अब k का वैल्यू फाइंड करना है तो 6k को यहाँ लेकर आ जाइए, 18 के प्लस में 3 को रखिए, तो कितना आ जाएगा ये 21 हो जाएगा। तो 6k इज इक्वल 21, तो k इज इक्वल टू 21/6 मतलब आपका आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21, तो ये आपका 7/2, k का वैल्यू कितना आएगा 7/2 आपका आंसर आएगा 7/2। अब देखिए ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर, तो सबको मल्टीप्लाई होगा ना, बराबर है, सही है, ठीक है। तो k का वैल्यू 7/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू के देखो एक साथ हो गए, ए बी सी तीनों पॉइंट एक साथ हो गए, स्लोप ए बी का स्लोप भी हमने फाइंड कर लिया है ना, बी सी का स्लोप भी हमने फाइंड कर लिया, और k का वैल्यू भी फाइंड कर लिया, तीनों पॉइंट एक साथ हो गए हमारे। अलग अलग इसको इंडिविजुअली भी आप फाइंड कर सकते हो, मैंने एक साथ ही सॉल्व कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एंगल बी जो है 90 है, एंगल सी जो थीटा है। तो पहला पॉइंट उसने बोला है सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट यानी एसी अपॉन बीसी। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी एसी अपॉन बीसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो एसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर हो जाएगा वो, है ना। पॉइंट बी क्या हो जाएगा, टेन थीटा बोला उसने, तो टेन थीटा का डेफिनेशन अपोजिट यानी ए बी अपॉन एडजेसेंट यानी बी सी। अब नेक्स्ट उसने बोला है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन का वैल्यू का भी स्क्वायर यानी ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब उसने बोलता है कि वेरीफाई कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है या नहीं। तो आप देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या है, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या है आपका ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर होता है। चलो वेरीफाई करते हैं, यानी इसको हम सॉल्व करते हैं, बी सी स्क्वायर एक अवन बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है ना। तो इसकी जगह पर हम लोग ए सी स्क्वायर रख सकते हैं, देखो यहाँ पर ए सी स्क्वायर रख दो, ए सी पर बी सी स्क्वायर, यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं देखो, तो ये वेरीफाई हो जाता है, ये क्या हो जाता है वेरीफाई हो जाता है, इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाता है। तो हैंस प्रूफ्ड, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैसा करके भी दिखा सकते हो, लेकिन हमको जो सिर्फ वेरीफाई करने वाला है यानी दोनों इक्वल के साइड इक्वल आ रहे हैं, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है ना। राइट हैंड साइड ये आपका है जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया आपका। तो इस तरीके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ना 3 आइडेंटिटी आपकी, तीनों को एज अ प्रूफ के तौर पे आपका आ सकता है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, पाइथागोरस थ्योरम से आप प्रूफ कर सकते हैं तीनों को। तो यहाँ पर हमारा जो ये पेपर है इसका सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको अंदर कोई भी अगर ऐसा टॉपिक लगता है जो डिफिकल्ट आपको लग रहा है, उसको बार बार रिपीट करके आप देखिए, है ना। कोई भी
अगर इसमें मिस्टेक आपको लगती है ऐसा, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आप कमेंट में बताइए, और उसको जो है ना करेक्ट करके हम है ना टेलीग्राम पे आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो कंप्लीट होता है, और आई होप आपको जो है हमारा चैनल बहुत हेल्पफुल लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और इसी तरह के जो वीडियोस देख के रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।